नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ हमारे कलीग अंजीत श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। और आज हम लोग बातचीत करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पे। राज ठाकरे ने एक बयान दिया है जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई है। राज ठाकरे ने कहा है कि मराठी अस्मिता और मराठी मानुष के लिए वो मतभेद भुलाने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है और खासतौर पर महाराष्ट्र के हित के लिए एक जो मतभेद भुलाकर एक साथ राजनीति शुरू की जा सकती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ पैचअप चाहते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका कोई मतभेद राज ठाकरे से नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ था जो कि राज ठाकरे को नापसंद हो। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, क्या दोनों नेता एक बार फिर साथ आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में घूम रहा है। बिल्कुल, तो अंजीत से भी इस पे बात करेंगे। तो अंजीत, आपको क्या लगता है कि जो ये स्टेटमेंट दिया राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में, तो आपको लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक साथ दोनों भाई फिर एक साथ आ जाएं? देखिए, एक साथ तो थे ही, जब तक मनसे नहीं थी तब तक तो शिवसेना में ही थे। इसके बाद ये टूटे अलग हुए। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 2 दिन पहले पोस्टर लगा महाराष्ट्र में कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं, और कल इसको लेकर के दिन भर बयानबाजी होती रही। फिर राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में कहा कि हम मतभेद भुला कर आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने उस पर रिएक्ट किया और ये कहा कि हम आ सकते हैं। लेकिन क्या आ सकते हैं? आ सकते तो शायद पहले ही आ जाते, लेकिन राजनीतिक मतभेद रहा दोनों उसमें। और एक तो दोनों एक दूसरे को शुरुआत से नापसंद करते रहे। शुरुआत का मतलब यह है कि बचपन से नहीं, शुरुआत का मतलब यह है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। और ये सब लोग जानते हैं कि ऐसा महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता है, आप ज्यादा अनुभव में बताएंगे, कि राज ठाकरे ज्यादा काबिल थे कार्यकारी अध्यक्ष के लिए, और राज ठाकरे को ही उसी शिवाजी पार्क से मंच से ऐलान करना पड़ा था कि उद्धव ठाकरे कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। अब आप ये समझाइए इतिहास में जाकर के कि ये बात इतनी ज्यादा बिगड़ क्यों गई थी। जी बिल्कुल, देखिए अंजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब बाला साहब ठाकरे ने ये पार्टी शुरू की शिवसेना, तो माना जा रहा था कि उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे उनके साथ हर रैली में जाते थे, प्रोग्राम में जाते थे, और खासतौर पर जो उनका जो स्टूडेंट विंग है शिवसेना के, उसको संभालते थे, और बड़ी अच्छी संगठन में पैठ थी। और उस वक्त उद्धव ठाकरे राजनीति से दूर थे। उद्धव ठाकरे फोटोग्राफी करते थे, वो अपने दूसरे कामों में बिजी थे। लेकिन बाला साहब ने क्या है कि उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाना शुरू किया, और राज ठाकरे को जो स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये एक बड़ा झटका राज ठाकरे को लगा। अच्छा, एक और मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। एक और कहानी आपकी, जो आपकी रिसर्च है, उसमें मैं पढ़ रहा था कि राज ठाकरे बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, और उस वक्त के जो शरद पवार मुख्यमंत्री थे, मतलब उन तक में दहशत आ गई थी। लेकिन एक अलका टॉकीज में एक मर्डर हुआ, और उस मर्डर के बाद सवाल उठे कि आखिर क्या हुआ। अगले दिन छगन भुजबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें जिस व्यापारी की मौत हुई थी अलका टॉकीज में, उनकी पत्नी भी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप राज ठाकरे पर लगा। कहते हैं कि बाला साहब नाराज हो गए। तो क्या वो नाराजगी वहां तक पहुंची या कोई और वजह थी? देखिए, ये आपने बड़ा ऐसे बात उठाई कि महाराष्ट्र के जो पुराने लोग हैं उनको ये घटना याद होगी, वहां के पत्रकारों को याद होगी। और कहा जाता है कि ये एक बड़ा मतभेद का रीजन रहा राज ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के बीच में। तो कहा जाता है कि जो अलगाव हुआ उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। हालांकि देखिए, ये बताना भी दर्शकों को जरूरी है कि वो जो मर्डर हुआ उसमें फिर सीबीआई जांच हुई और राज ठाकरे को क्लीन चिट मिली। तो ये राज ठाकरे के उसमें रहा कि वो आरोप जो लगे, जो कि आरोप लगाए गए, वो साबित नहीं हो पाए। तो राज ठाकरे के लिए एक वो आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बात रही। दूसरी बात ये रही कि देखिए, राज ठाकरे की जो बोलने की शैली है, जो उनका स्टाइल है, वो बाला साहब से मिलता जुलता है। देखिए, राज ठाकरे ने भी आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। जैसे बाला साहब कहते थे कि मैं किंग मेकर हूँ, वैसे ही राज ठाकरे भी उसी भूमिका में रहे। आपको याद होगा कि उस टाइम जो है संजय राउत ने और उद्धव ठाकरे ने मखौल बुलाया था कि क्या एक जैसी शक्ल होना या एक जैसे आप कॉपी करते हो बाला साहब को, तो सिर्फ कॉपी करने से आप स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे ने उस टाइम कहा था। मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये बता दें कि जब राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बनाई,
तो उस समय जो है 2009 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उनके 13 विधायक जीत कर आए थे और मैंने वो विधानसभा चुनाव कवर किया था। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि उस टाइम जो शिवसेना की हार थी वो राज ठाकरे की पार्टी बनाने की वजह से हुई थी। वो टोटली वोट उन्होंने स्प्लिट कर दिया था। जो महाराष्ट्र का जो मराठी मानुस या मराठी अस्मिता की बात आज राज ठाकरे करते हैं, तो मराठी लोगों में एक उम्मीद की किरण बनकर राज ठाकरे आए थे। लोगों को लगता था कि राज ठाकरे जो है वो बाला साहब का के जो असली उत्तराधिकारी है वही है। बिल्कुल। और उस वजह से कांग्रेस और एनसीपी की सरकार वहां बन गई थी। अब आप ये बताइए कि आपसे मैं पूछूंगा कि जो राज ठाकरे लगातार कमजोर होते चले गए, आपको क्या लगता है उसका रीजन क्या देखते हैं आपकी? राज ठाकरे की जो लोकप्रियता है वो क्यों लगातार घटती चली गई? देखिए, लोकप्रियता एक अचानक से उनकी बढ़ी, फिर वो बेसिकली जब वो महाराष्ट्र की राजनीति करने लगे तो उन्होंने एक बयान दिया था, आपको याद होगा कि यहाँ पर पंजाबी रहते हैं, यहाँ पे सिख रहते हैं, यहाँ पे पारसी रहते हैं, उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने नॉर्थ को, खासकर बिहार और यूपी के लोगों को टारगेट करना शुरू किया, जहां तक मेरी समझ है। और उसको लेकर के मीडिया में भी इस तरह की खबरें बहुत आई और आप देखेंगे कि वहां पे मारपीट, बवाल। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से लोग छठ मनाते हैं ये अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाने की कोशिश, राजनीतिक प्रदर्शन करते हैं। ये त्योहार नहीं है बल्कि ये राजनीतिक प्रदर्शन है। उत्तर भारत। अब आप ये सोचिए कि महाराष्ट्र के लोग तो वहां काम करते नहीं है, काम तो मैक्सिमम लोग जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जाते हैं वो करते हैं। यानी महाराष्ट्र के खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान, एक तरीके से कह सकते हैं। भाई, महाराष्ट्र का आदमी मजदूरी का काम तो नहीं करता, मजदूरी का काम तो इधर का आदमी जाके करता है। तो अब वहां से चले गए, फिर ये छवि जो है वो बिगड़ती चली गई धीरे धीरे। अच्छा, नेशनल पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बाकी जो पार्टियां थी, इनका सपोर्ट नहीं मिला। उसका कारण ये था कि भाई आप उनको तो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना था, बाकी पार्टियों को उत्तर प्रदेश में भी लड़ना था, बिहार में भी लड़ना था और उत्तराखंड में भी लड़ना था, मध्य प्रदेश में भी लड़ना था। तो धीरे धीरे वो मामला कमजोर होता गया और महाराष्ट्र के लोगों को भी ये लगा कि बगैर शायद इन लोगों के हम नहीं सरवाइव कर सकते हैं। शायद इस वजह से वो उनकी लोकप्रियता घटती गई और फिर उद्धव ठाकरे को लेकर के लोग ज्यादा शिफ्ट हुए। ऐसा लोग भी शुरुआत में मानते थे। मैंने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा कि लोग, बहुत सारे लोग शुरुआत में मानते थे कि राज ठाकरे सही तरीके से बढ़ा पाएंगे जो बाला साहब ठाकरे की विरासत है। लेकिन जब उन्होंने छोड़ा तो एक और आपकी रिसर्च में देख रहा था कि एक इंटरेस्टिंग बात थी कि जो इस्तीफा लिखा था राज ठाकरे ने, वो शब्द किसके थे? वो शब्द संजय राउत के थे। क्योंकि बाला साहब ने जब वो इस्तीफा पढ़ा राज ठाकरे का, तो समझ गए थे कि वो शब्द जिस तरीके से लिखा गया, क्योंकि संजय राउत संपादक है, संजय राउत पत्रकार है, लिखते अच्छा है, तो जिस ढंग से वो तुकबंदी करके लिखा गया था, तरीके से लिखा गया, तो उसमें था कि संजय राउत। और आज संजय राउत कहाँ है? उद्धव ठाकरे के कितने करीबी आदमी हैं। आप ये सोचिए, कई बार तो आरोप लगता है इनको डुबोने में इनका हाथ है। और इस बार आप देखिए, राज ठाकरे के सामने चुनौती अब ये नहीं है कि राज ठाकरे अपने आप को साबित कर दें। राज ठाकरे के सामने चुनौती है कि अमित ठाकरे यानी बेटे को वो सुरक्षित चुनाव जिता दें, लेकिन नहीं जिता पाए। खुद तीसरे नंबर पर चले गए, उनके बेटे तीसरे नंबर पर चले गए। और जिन शायद 33 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़े थे मुंबई की, मैं सिर्फ मुंबई की बात करूं, महाराष्ट्र की नहीं, उसमें से एक भी सीट नहीं जीते, जबकि 10 सीटों का फायदा उद्धव ठाकरे को हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि इनके चुनाव लड़ने से जो शिवसेना शिंदे गुट था उनको नुकसान हुआ। एक चीज दर्शकों को और बता दें कि देखिए, आपने कहा कि जो है राज ठाकरे लगातार कमजोर होते गए। मुझे इसका एक रीजन और भी लगता है कि देखिए, राज ठाकरे जो है वो राजनीति में अस्थिर रहे, वो स्थिर नहीं रहे। आप देखें, कभी उन्होंने नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया, कभी उन्होंने विरोध किया। तो राज ठाकरे आज तक अपना स्टैंड नहीं ले पाए एक पार्टी के तौर पे। देखिए, मैं देख रहा था कि 2009 में जब 13 एमएलए उनके जीते और उसके बाद उनको रेलवे इंजन का जो है सिंबल मिला, और 2010 में जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए उसमें भी उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, और महापौर शहर में नासिक शहर में उनका महापौर भी जीता, लेकिन बाद में वो नासिक में भी नहीं जीत पाए। उसके बाद लगातार हार गए। और 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी की एक लहर थी, उसमें वो 10 सीटों पर लड़े, लोकसभा चुनाव लड़े, और उसमें से कोई भी सीट उनकी पार्टी को नहीं मिली। अब आप 2014 के बाद 2019 में आ जाइए, तो 2019 में उनके 218 सीटों पर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और उसमें सिर्फ एक सीट जीती। यानी आप सोचिए कि जो राज ठाकरे 2009 में 13 सीट पे जीते, विधानसभा सीटों पे जीते, वो 2019 आते आते उनका एक एमएलए रह गया। तो कितना डिटोरिएट राज ठाकरे हुए। आपको याद होगा कि उन्होंने
लोकसभा चुनाव में वो इस बार तो पूरी तरीके से मोदी साहब के साथ बिल्कुल रहे, थे, उन्होंने मुलाकात भी की थी, लेकिन उसका कोई फायदा उनको नहीं मिल हुआ। पाया। तो राज ठाकरे का जो एक राजनीतिक अस्थिरता रही, आप कह सकते हैं कि वो मराठी मानुस और मराठी अस्मिता की बात तो उठाते रहे, जैसा कि हम ये सामने दिखा भी रहे हैं, लेकिन वो राजनीति में वो एक पार्टी के तौर पे स्टैंड नहीं ले पाए। उद्धव ठाकरे लगातार अपना कद बढ़ाते चले गए, वो पार्टी को मजबूत करते चले गए, और जो राज ठाकरे के पुराने साथी रहे वो उनका साथ छोड़ते चले गए। राज ठाकरे की पार्टी कमजोर होती चली गई, वो एक जिले की पार्टी बनकर रह गई। तो मुझे लगता है कि जरूर वो इस पे आत्मचिंतन आत्ममंथन कर रहे होंगे कि 13 विधायक से और 0 विधायक पहुंच गए, तो ये तो किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता है। आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उद्धव ठाकरे एग्री होंगे? अभी तो वो पॉजिटिव बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था, तो क्या एग्री होंगे उद्धव ठाकरे? देखिए, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल बयान है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर ये कह देते कि मैं नहीं तैयार हूं, तो शायद ये मैसेज चला जाता तत्काल कि वो तो चाहते थे, यही नहीं चाह रहे हैं। ठाकरे परिवार एक होना चाहता है, लेकिन उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जमीन थोड़ी सी बड़ी हो गई है महाराष्ट्र में। आप ये समझिए कि अगर शिंदे गुट नहीं टूटा होता तो शायद सरकार चल रही होती, नहीं चल रही होती, क्योंकि बीच में चुनाव भी हुआ, क्या होता पता नहीं, लेकिन तब तो चल रही थी। तो उद्धव ठाकरे अपने आप को पॉलिटिकल तरीके से ही प्रेजेंट कर रहे हैं अभी। भाई वो अब बंद कमरे में जब बातचीत होगी तो उद्धव पता नहीं क्या शर्त रखेंगे, लेकिन ये कहने में कोई बुराई नहीं है और ये मैसेज देने में कोई बुराई नहीं है कि भाई हम तो तैयार हैं। ये जानते हुए भी कि राज ठाकरे की भाई राजनीतिक कोई दावेदारी नहीं है, राजनीतिक कोई अभी पैठ नहीं है, तो वो उनको चलना उद्धव ठाकरे के हिसाब से ही पड़ेगा। और वो अगर वो महाराष्ट्र की बात करें तो इसलिए उद्धव ठाकरे ने कह दिया कोई बड़ी बात नहीं है। ये राजनीति, मैं इसको अभी तक इसको राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर सोच रहा हूँ, जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि अगर वो कह देते तब हम लोग ये चर्चा कर रहे होते कि बताइए एक होना चाहते हैं राज ठाकरे, और राज ठाकरे ने ऑफर भी दिया लेकिन उसके बावजूद भी नहीं है। वो याद होगा आपको कि जब उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब थी या राज ठाकरे की तबीयत खराब थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, आपको याद होगा, तो उनमें से एक भाई जो है हॉस्पिटल गए थे मिलने के लिए, सारी बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकात हुई, लेकिन दिल उनके एक नहीं हुए, वो अलग अलग रहे। जी बिल्कुल। देखिए जो मतभेद है वो बड़े गहरे मतभेद है, खासतौर पे जब इनके मतभेद हुए उसके बारे में बताइए। 2005 में जब इनके मतभेद हुए, तो वो मतभेद देखिए पार्टी पे कब्जा करने को लेकर था। देखिए वो राज ठाकरे जो है वो स्वाभाविक तौर पे पार्टी चला रहे थे, और बाला साहब के बाद सबसे ज्यादा अगर आप कह सकते हैं कि पैठ थी तो वो राज ठाकरे की थी। लेकिन बाला साहब ने ये कहा राज ठाकरे से कि आप उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दें, अनाउंस करें, यानी उन्होंने राज ठाकरे के मुंह से बाला साहब को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त अनाउंस कराया। उसके बाद जो लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ, तो लोकल बॉडी के इलेक्शन में उद्धव ठाकरे ने क्या किया कि राज ठाकरे के जितने भी समर्थक थे सबको किनारे लगा दिया, और उन्होंने चुन के ऐसे लोगों को टिकट दिया जो कि राज ठाकरे के खिलाफ थे या उनको मानते नहीं थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस जो लोकल बॉडी का चुनाव हुआ था उसमें भी वो पूरी तरीके से भाजपा और शिवसेना जीत कर आई थी, यानी राज ठाकरे की नाराजगी का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था। तो राज ठाकरे ने उस समय पत्रकारों से कहा भी था कि मैं व्यथित हूँ, मतलब जो कुछ भी पार्टी के अंदर चल रहा है उससे मैं व्यथित हूँ। और उसके बाद लेकिन वो मतभेद बढ़ते चले गए, और पत्रकारों ने धृतराष्ट्र लिख दिया था बाला साहब ठाकरे के लिए, और फिर बाला साहब ठाकरे ने चश्मा उतारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा कि देखिए मुझे दिखता है मैं धृतराष्ट्र नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए उस समय यह भी कहा जाता था कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, वो यानी वो बाला साहब ठाकरे से मुलाकात तक नहीं कर पा रहे हैं। उस टाइम अगर आप मीडिया रिपोर्ट देखें तो मिलने नहीं दिया गया, ये कई रिपोर्ट में जिक्र है इस बात का, मिलने नहीं दिया गया। तो बाद में उन्होंने वहां पे जो है रैली बुलाई राज ठाकरे ने, और बड़े व्यथित मन से उन्होंने अपनी कहा कि मतलब मैं इस्तीफा देता हूँ शिवसेना से। तो राज ठाकरे जैसा आदमी इस्तीफा दे दे शिवसेना से, आप सोचिए कि जिसको माना जा रहा था कि स्वाभाविक उत्तराधिकारी है। और नारायण राणे ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था आप भी इस्तीफा दे दीजिए, तब राज ठाकरे ने कहा था कि नहीं मैं शिवसेना रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि मनसे का जब निर्माण हुआ, जब मनसे पार्टी बनाई जा रही थी, तो हमारे यहाँ होली का त्योहार होता है, और होली से 2-3 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। तो होलाष्टक को बहुत अच्छा नहीं मानते, और ये कहा जाता है कि होलाष्टक में कोई शुभ काम नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने राज ठाकरे को समझाया था कि रुक जाइए, अभी पार्टी मत बनाइए, लेकिन उसी होलाष्टक के दौरान राज ठाकरे ने पार्टी बनाई थी, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे। ये बातें जब चर्चा में आती हैं तो ये भी आती हैं कि जब उनको रोका गया था तो नहीं माने। तो उनका एक नेचर भी है कि वो जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, और ये राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन
हाँ, तो को कह सकते हैं कि देखिए मौजूदा दौर में हम लोगों ने तो चर्चा की कि पिछले दिनों क्या हुआ। अब अगर अगर भविष्य की बात करें तो देखिए आपको क्या लगता है, साथ आएंगे? देखिए मुझे ये लगता है कि देखिए राज ठाकरे की जो छवि है वो एक अच्छा भाषण देते हैं, क्राउड पुलर हैं, बड़े एग्रेसिव हैं, लेकिन जो उनकी उनकी जो असफलता है वो ये है कि वो राजनीति में सफल नहीं हो पाए, अपने लोगों को चुनाव नहीं जिता पाए, अपने कार्यकर्ताओं में वो विश्वास नहीं पैदा कर सके। दूसरी बात मैंने जो जैसा कहा कि उनके मिजाज में बड़ी अस्थिरता है, कभी वो किसी के साथ होते हैं, नरेंद्र मोदी का उन्होंने विरोध किया फिर साथ आ गए, फिर कभी किसी के साथ गए, तो यानी यानी मुद्दों पे उनका स्टैंड चेंज होता रहा है। उनका एक ही मुद्दा है जिसको मुझे लगता है कि जिस पर वो स्टैंड उन्होंने किया वो थे कि मराठी अस्मिता, मराठी मानुस की बात। लेकिन लेकिन अब भाजपा भी वहाँ पूरी तरीके से सत्ता में काबिज है, भाजपा की अपनी सरकार चल रही है, फिर एक नया नेता इमर्ज हुआ है जो है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में, जिन्होंने पूरी शिवसेना को कब्जे में कर लिया, बाला साहब की विरासत पे कब्जा कर लिया। तो ऐसे में अगर ये दोनों भाई आते हैं साथ में तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको उद्धव ठाकरे का बयान ज्यादा जो है वो लगता है राजनीतिक बयान लगता है। दिखा भी रहे हैं कि देखिए उनके जो 13 विधायक जीते थे और मौजूदा विधानसभा में कोई मनसे का कोई विधायक नहीं है। तो अब देखते हैं कि जो है दोनों भाइयों में क्या समझौता हो पाता है, या पहले भी जो समझौते की बात हुई थी लेकिन वो बात कभी परवान नहीं चढ़ पाई। तो जो भी अपडेट होगा तो हम लोग दर्शकों को जरूर बताएंगे, और तब तक के लिए फिर विदा लेते हैं। नमस्कार।